हेलो एवरीवन, योर एजुकेटर एंड मेंटर करण किशन हर्ष इज हियर विद यू। मैं आप लोगों की जो लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी, उसी कड़ी को आगे शुरुआत करते हुए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के साथ आज शुरू करता हूं एलएलपी एक्ट 2008। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ लिया था कि ओवरव्यू एक बार देख लिया था कि किस तरह से उसकी जो आउटलाइन है वो हम लोगों ने थोड़ी सी देखी थी। लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगली क्लास से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, तो आज मैं आप लोगों को एलएलपी की शुरुआत करते हुए एलएलपी के बारे में काफी कुछ चीजें बताने वाला हूं। आज हमारी क्लास में बेसिकली हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम जितनी भी डेफिनेशंस हैं आपके सिलेबस की, वो सारी इसी क्लास में कवर अप कर लेते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके, बढ़ते हैं आगे। एलएलपी एक्ट देखते हैं कि एलएलपी एक्ट है क्या, कैसे बना है, क्या हुआ है, सारी बातें देखते हैं। एलएलपी की बात कर रहे थे हम लोग 2008। ये 2008 क्यों है? बेसिकली ये वो साल आता है, ये वो ईयर आता है किसी एक्ट के नाम के पीछे जब वो एक्ट बना हो। तो एलएलपी जो है वो भी 2008 में बना था, तो इस वजह से 2008 इसका नाम हो गया है। लास्ट क्लास में मैंने जो पांचों एक्ट थे, उन पांचों एक्ट के पीछे पीछे एक एक ईयर था। तो आई होप कि अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि वो ईयर मैंने क्यों लिखे थे। तो वो सभी एक्ट उन्हीं ईयर्स में बने थे। उसी तरह से एलएलपी भी जो है वो 2008 में बना था। अगर हम डिटेल में जाए तो एलएलपी सबसे पहली बार कहां चालू हुआ था? वो था फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले एलएलपी जो है वो स्टार्ट किया गया था। और अप्रोक्स आई थिंक देखा जाए तो 1670, आई थिंक 1670 और 73 के आसपास फ्रांस में जो है एलएलपी शुरू हो चुका था। और साइमल्टेनियसली फिर बाकी कंट्रीज, यूके वगैरह हो गया, सिंगापुर हो गया, इन लोगों ने भी अडॉप्ट किया और इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। इंडिया ने भी अडॉप्ट किया और इंडिया ने 2008 में अडॉप्ट किया। देखो, हमारे देश में होता क्या है कि पहले एक कमेटी बनती है। किसी भी एक्ट को बनाना हो तो पहले एक कमेटी बनती है, वो कमेटी उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देती है। वो रिकमेंडेशन राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद लोकसभा में जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अपनी मोहर उसके ऊपर लगाता है। फिर जाकर वो कहीं एक्ट बनता है। तो जब पेपर वर्किंग सारी चल रही होती है और जब तक प्रेसिडेंट किसी पेपर के ऊपर साइन नहीं करता है, तब तक हम उसे बिल कहते हैं। हम उसे बिल कहते हैं। और धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाएंगे इन सारी चीजों से। सच पहली बार लॉ पढ़ रहे हैं तो इसी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे बिल क्या होता है, एक्ट कैसे बनता है, सेक्शंस क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये बिल पहले राज्यसभा में गया। कौन सा बिल? यही एलएलपी वाला। फिर ये लोकसभा में गया और फिर ये प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास गया। और जब प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दिए तो फिर ये बिल कन्वर्ट हो गया एक्ट में। ठीक है, एक्ट लागू हमारे देश में 2009 में हुआ था, लेकिन बन गया था 2008 में, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसीजर होता है उस पूरे प्रोसीजर को करने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो प्रेसिडेंट ने जो है वो 7 जनवरी की अगर हम बात करें, 7 जनवरी 2009 में इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में ये करीब करीब 12 दिसंबर 2008 को पास हो चुका था। थोड़ा सा अनटाइडी हो रहा है आप लोगों के लिए, थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं। यहां देखिए आप, राज्यसभा आ गया आपका, लोकसभा आ गया आपका, और फिर प्रेसिडेंट। अगर हम डेट्स की बात करें, तीनों के डेट्स की, तो ये 7 दिसंबर, दिसंबर कौन सा, सॉरी 7 जनवरी 2009 में, 12 दिसंबर 2008 में, और उसके बाद 14 अक्टूबर 2008। तो इस तरह से ये बिल जो है इंडिया में पास हुआ और इंडिया में लागू भी हो गया 31 मार्च 2009
और अप्रोक्सीमेटली ये जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 2009 में, तब से लागू हो चुका था ये बिल। अब अगर मैं आपको इस बिल की डिटेल बताऊं तो बिल या फिर ये जो एक्ट है ये एडमिनिस्ट्रेड होता है, यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो सारा है, कानूनी कार्रवाई वगैरह जो सारी है, वो एमसीए के द्वारा होती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हालांकि जब हम कंपनी पढ़ेंगे तो इसकी पूरी हायरार्की मैं आपको तब भी बताऊंगा। अभी आप फिलहाल ये ध्यान रखिए कि जो एक्ट है ये गवर्न होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से एंड आरओसी से। आरओसी इज इक्वल्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। ये गवर्निंग अथॉरिटी कह सकते हैं, या फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एमसीए और आरओसी है। रूल फॉर्मिंग की बात करें कि रूल्स कौन बनाता है इसमें, तो रूल बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वो बात अलग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर आगे डेलीगेट कर देती है अपनी पावर को इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस और केसेस, वो बात अलग है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर हम बात करें तो रूल बनाने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और एलएलपी को एडमिनिस्ट्रेट जो है एमसीए और आरओसी करते हैं, जिसमें भी आरओसी की हायरार्की में आरओसी नीचे आता है, एमसीए ऊपर आता है। और अगर मैं आपको इसके सेक्शंस की बात करूं तो आई थिंक लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने की है मेरी अटेंड, तो मैंने उसमें सेक्शंस के बारे में आई थिंक बता दिया था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूं। 81 सेक्शंस हैं। चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो करीब करीब 14 चैप्टर्स हैं, और शेड्यूल की बात करें तो करीब करीब 4 शेड्यूल है। हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक बार इन शेड्यूल्स को, क्योंकि सेक्शंस तो 81 है, तो 81 को हम धीरे धीरे सारा कवर अप करते चलेंगे। लेकिन शेड्यूल को अगर हम देखें तो पहला शेड्यूल, दूसरा शेड्यूल, तीसरा शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल, ये तीनों जो है बेसिकली सेकंड, थर्ड और फोर्थ कन्वर्जन से बिलोंग करते हैं, यानी कन्वर्जन में डील करते हैं। चाहे आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, यानी कि पुरानी वाली जो आप ऑलरेडी 11 12 में पढ़ के आ चुके हैं, पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 से गवर्न होता था, तो वो वाली पार्टनरशिप है, उसको आप एलएलपी में कन्वर्ट, देखो पुराना बिजनेस है ना, तो पुराने बिजनेस को नए बिजनेस में कन्वर्ट तो करना चाहेंगे हम, नया कुछ आया है, पुरानी पार्टनरशिप चल रही थी जिसमें लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती थी, तो लेकिन अब सोचते हैं यार चलो नया ऑप्शन आया है हमारे पास, तो क्यों ना पुरानी वाली एलएलपी पुरानी वाली पार्टनरशिप को नई वाली एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो वो कन्वर्जन का प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर कहाँ रखा है, लिख रखा कहाँ है, वो आएगा शेड्यूल सेकंड में। समझ रहे आप? तो शेड्यूल सेकंड क्या कहता है? शेड्यूल सेकंड ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी पुरानी फर्म है, आप उसको एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इजीली कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसीजर शेड्यूल सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट आता है आई थिंक पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी आपने बना रखी है और आप सोचते हैं कि यार प्राइवेट कंपनी में कंप्लायंसेस, हालांकि कंपनी में तो कंप्लायंसेस ज्यादा होते ही हैं, तो क्यों ना कंप्लायंसेस को भी छोटा करके उस प्राइवेट कंपनी को हम हमारे एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एलएलपी को कोई दिक्कत नहीं है, एलएलपी एक्ट को कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी प्राइवेट कंपनी को भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन का एक प्रोसीजर है, और प्रोसीजर कहाँ लिख रखा है, दैट इज इन शेड्यूल 3। नेक्स्ट आता है, अगर आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर आप उसको एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, वो कहां दे रखा है, वो शेड्यूल 4 में दे रखा है। तो ये तीनों कन्वर्जन से डील करते हैं। लेकिन जो शेड्यूल फर्स्ट है, जो शेड्यूल फर्स्ट है, मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा दूसरा हाइलाइटर ऐड करता हूं और फिर बताने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये वाला जो शेड्यूल फर्स्ट है, वो शेड्यूल किस में डील करता है? शेड्यूल फर्स्ट डील करेगा आपका राइट्स एंड ड्यूटीज में। पार्टनरशिप में, एलएलपी में राइट और ड्यूटीज क्या रहेगी, पार्टनर्स की क्या रहेगी, पार्टनर्स की एलएलपी के प्रति क्या रहेगी, एलएलपी की पार्टनर्स के प्रति, ये सारी राइट्स और ड्यूटीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, और वो हमारा शेड्यूल फर्स्ट में दे रखा है। अब हम लोग नोट से शुरू करते हैं और दिखाता हूं आप लोगों को किस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, और किस तरह से हम लोग उनको कवर अप करते चलेंगे।
थोड़ा सा कुछ जनरल नॉलेज भी है आप लोगों को, और उसके बाद जो है हमने कार्यक्रम हमारा शुरुआत की है। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज है और कैसे है। शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांस जो है वो पहला देश है जिसने एलएलपी शुरू किया था। तो फ्रांस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कंट्री वेयर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एलएलपी वाज इनिशिएटेड। और कब किया था? 1673। आई थिंक मैंने आपको 1670 और 73, ठीक है। सब्सिक्वेंटली यानी कि उसके बाद द कंसेप्ट जो है वो यूके में भी चला, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में। अच्छा, नाउ इट हैज बिकम अ प्रेफर। अच्छा, अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एलएलपी जब आ गया तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो बेसिकली एलएलपी की तरफ अपना ज्यादा रुख रखते हैं एज कंपेयर टू पार्टनरशिप और कंपनीज की तरफ। तो यहां पर भी देखिए, प्रेफर्ड चॉइस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर की जो चॉइस है वो क्या रह गई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जापान में भी आया, सिंगापुर, चाइना, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड, सारे देशों ने इसको अडॉप्ट किया। अब बात करते हैं अगर हम एलएलपी इन इंडिया की, यानी कि भारत में एलएलपी कब आया, तो देखें एक बार। 24 अक्टूबर को ये बिल राज्यसभा में पास हुआ, 12 दिसंबर को ये बिल लोकसभा में पास हुआ, और हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट 7 जनवरी 2009 को उन्होंने बिल के ऊपर अपने साइन किए। प्रतिभा पाटिल जी जो है वो तब हमारी प्रेसिडेंट थी और उन्होंने इसके ऊपर साइन किया, और फिर ये बिल से एक एक्ट बन गया। ये सारी जनरल बातें थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है इसका। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन आरओसी करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आरओसी इज इक्वल्स टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और एमसीए शॉर्ट में मैंने समझाया था आपको, यहाँ फुल फॉर्म के साथ दे रखा है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। रूल फॉर्मेशन की बात करें कि हमारे देश में एलएलपी के लिए रूल्स कौन बनाता है, तो रूल बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, रूल कौन बनाता है, दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। ये जस्ट अभी मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया था, वही चीज यहां पर दिखाई गई है, दैट इज शेड्यूल और उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन। 4 शेड्यूल की बात की थी मैंने आप लोगों के साथ, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। तो देखते हैं, डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। कोई भी पार्टनर है उनके, जैसे सपोज करते हैं ये एक पार्टनर है, ये एक दूसरा पार्टनर है, तो इन दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेगी, ये भी हमें शेड्यूल फर्स्ट में पता चलेगा। और यहां इनकी ये फर्म है, तो इन दोनों के राइट्स और ड्यूटीज इस फर्म के लिए क्या रहेंगे, वो भी हमें शेड्यूल फर्स्ट में पता चलेगा। इस फर्म के राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे इन दोनों पार्टनर्स के लिए, ये भी हमें शेड्यूल 1 में पता चलेगा। हम डिटेल में सबको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डील्स विद कन्वर्जन ऑफ फर्म। अच्छा, ये फर्म कौन सी है, ये है आपकी पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपने 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई थी। अगर आप उस फर्म को आप एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस कन्वर्जन का प्रोसेस जो है वो शेड्यूल सेकंड में दे रखा है, ठीक है। सेक्शन आपका आता है सेक्शन 55, यानी कि जो हम बात कर रहे थे ना कि इस एलएलपी में सेक्शन जो है वो तकरीबन 81 सेक्शंस हैं, तो उस 81 में सेक्शन 55 जो है, सेक्शन 55 जो है वो डील करता है आपके कन्वर्जन में। क्लियर हो गया। अब कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, 12th में कंपनीज पढ़ी हैं आप लोगों ने, हल्का हल्का प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में आप लोगों को पता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। और अगर नहीं भी पता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, जब हम कंपनी पे पहुंचेंगे तो सारी कुछ डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, तब मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, या फिर उससे पहले अगर कोई भी एक्ट था तो उसमें अगर कोई प्राइवेट कंपनी बना रखी है आप लोगों ने, और उस प्राइवेट कंपनी को आप एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं और कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सेक्शन 56 सॉरी। और कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक कंपनी के साथ साथ वो अनलिस्टेड है,
उस अनलिस्टेड कंपनी को आप किसी एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इजीली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल 4 जो है एलएलपी का वो उसमें डील करता है और सेक्शन आ जाता है उसका 57। आई थिंक ये चारों शेड्यूल आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि है क्या अब हमारे कोड्स, हालांकि ऊपर वाला भी आपके कोड्स का है। अब हम डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं और थोड़ी चीजें और दिमाग में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एलएलपी एक्ट 2008 के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, सेक्शंस के बारे में, चैप्टर्स के बारे में और शेड्यूल के बारे में। वही यहां पर हाईलाइट करके लिखा है मैंने। एलएलपी एक्ट हैज 81 सेक्शंस, 4 शेड्यूल्स विद 14 चैप्टर्स। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड, यानी कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, और अगर जब इंपॉर्टेंट है तो हम उसको कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट बना देंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 जो है, उसके रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे एलएलपी पे, क्योंकि एलएलपी एक अलग से कानून है, तो ओवरराइडिंग नहीं होगा। एलएलपी का अलग एक्ट रहेगा, पार्टनरशिप का अलग रहेगा, पार्टनरशिप अलग से चलेगी, एलएलपी अलग से चलेगी। पार्टनरशिप के एक्ट या पार्टनरशिप का रूल जो है, रूल्स सेक्शंस वगैरह, वो एलएलपी पे नहीं लगेगा। यही चीज लिख रखी है हम लोगों ने, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। एलएलपी के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की विथ सेक्शंस, यानी कि कौन सी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है। अब हम जब भी बात करेंगे तो सेक्शंस का मतलब कौन से सेक्शंस, एलएलपी के, एलएलपी एक्ट 2008 के सेक्शंस की बात करेंगे। जनरल डेफिनेशन है सबसे पहले एलएलपी की, आप लोगों के लिए पढ़ता हूं एक बार, और वही बातें लिख रखी है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म्स दैट ऑफर द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है टू द पार्टनर्स, यानी कि जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। कल को अगर कोई डेब्ट आता है, इंसॉल्वेंसी का केस वगैरह आता है कोई, तो आपके घर से आपकी कोई भी चीजें नहीं ले जाई जाएगी। हाँ, आपका उस एलएलपी में कितना शेयर है उतना आपको कंट्रीब्यूट जरूर करना पड़ेगा। एट लो कंप्लायंसेस कॉस्ट, लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने मेरी देखी होगी तो तब मैंने आपको एलएलपी का जब एक ओवरव्यू दिया तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी में कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन एलएलपी में कंप्लायंसेस कम होते हैं। तो वही बात यहां पर लिखी है कि एक तो पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो गई, दूसरा कंप्लायंसेस कम हो गए थोड़े। इट ऑल्सो फॉलोज it also allows the partner to organize their internal structure like traditional partnership। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि पार्टनरशिप, जो पुरानी पार्टनरशिप थी, उसी के कुछ कैरेक्टर्स लिए गए हैं और कुछ कैरेक्टर्स कंपनी के लिए गए हैं, और इस तरह से इसको एक हाइब्रिड बिजनेस बनाया गया है। तो हम लोग ट्रेडिशनली कैसे पार्टनरशिप करते थे उसी तरह से हम एलएलपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज अ लीगल बॉडी, अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ लीगल बॉडी। लीगल बॉडी क्यों हुई, क्योंकि कानून की नजरों में बनी है और कानून के अंतर्गत बनी है, इसलिए लीगल बॉडी हो गई है। लाइबिलिटी ऑफ फुल एक्सटेंशन ऑफ इट्स एसेट्स, यानी कि लाइबिलिटी कितनी रहेगी, जितनी उसकी एसेट्स है, फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, यानी कि उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी मतलब लाइबिलिटी, सॉरी एलएलपी की कितनी एसेट्स है उतनी उतनी उसकी रहेगी लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर हाउएवर इज लिमिटेड, हेंस एलएलपी इज अ हाइब्रिड बिजनेस। देखिए ये चीज आपको समझने वाली है, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इसमें कोई जो मैंने बोल के बताया वो चीज यहां पर लिख रखी है, दैट इज हाइब्रिड है। हाइब्रिड किसका है, कंपनी का और पार्टनरशिप का। क्लियर हो गई एलएलपी की डेफिनेशन। अगर मैं एलएलपी की डेफिनेशन का क्रक्स निकालूं तो आप भी साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए ही यहां पर लिख रहा हूं। देखिए एक तो ये अल्टरनेटिव बिजनेस है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा डिटेल में लिखिएगा। अल्टरनेटिव बिजनेस होने के साथ साथ ये हाइब्रिड बिजनेस है। हाइब्रिड बिजनेस होने के साथ साथ ये आपका क्या रहेगा, लाइबिलिटी लिमिटेड है ऑफ पार्टनर, लीगल बॉडी रहेगी ये, और लो कंप्लायंसेस भी
रहेगा। ये कुछ क्रक्स है, आपको यही पैटर्न फॉलो करना होता है पढ़ने के लिए। जब भी आप नोट्स पढ़े तो देखो क्या है ना कि करीब 7-8 लाइन की अगर कोई डेफिनेशन है तो हम उस डेफिनेशन को एज इट इज याद तो नहीं रख सकते, लेकिन लॉ ये कहता है और आपके फाउंडेशन लेवल पे इस तरह से माना जाता है कि जब आप आंसर लिखेंगे प्रोविजन होना चाहिए, लैंग्वेज ऊपर नीचे होगी चलेगा, लेकिन जो प्रोविजन कह रहा है वो प्रोविजन के पॉइंट्स उसमें मेंशन होने चाहिए। तो इसी तरह से हमने इस डेफिनेशन के सारे पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन पॉइंट्स को आप इजीली अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। मैंने हालांकि नोट्स में लैंग्वेज भी बनाई है, अगर आप ये भी याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने यहाँ पर क्रक्स भी लिख दिया है, आप लोग भी इसी तरह से क्रक्स लिखते रहिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट 2D में, सेक्शन 2D में, अच्छा सेक्शन 2D किसका, सेक्शन 2D LLP एक्ट 2008 का। जो LLP एक्ट है उसका सेक्शन 2D जो है वो आपको बॉडी कॉर्पोरेट को समझाएगा और क्या कहेगा, इट मींस अ कंपनी डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये कह रहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आएगा, एक कंपनी आएगी। बॉडी कॉर्पोरेट में मींस अ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एक कंपनी, और वो कंपनी कौन सी कंपनी, वो कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। ये है हमारे पास कंपनी एक्ट, ठीक है। इस कंपनी एक्ट में सेक्शन है, इस सेक्शन में 2 क्लॉज 20 वाला जो सेक्शन है उसमें कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, बराबर। अब यहां पर जो डेफिनेशन दे रखी है उसी को हम कंपनी कहेंगे, क्लियर है, और उसी कंपनी को यहां पर कंपनी माना गया। सिंपल सा लॉ की लैंग्वेज है, पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएगी। लॉ में हमेशा ऐसा ही होता है, एक सेक्शन का रेफरेंस दूसरे सेक्शन में, दूसरे रेफरेंस का सेक्शन दूसरे सेक्शन का रेफरेंस पहले सेक्शन में, ये रेफरेंस देकर ही बात की जाती है। तो जो कंपनीज एक्ट जो है उसके क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2, यानी कि सेक्शन 2 का जो क्लॉज 20 है उसमें कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, और वो जो डेफिनेशन दे रखी है उसी का मतलब यहां पर कंपनी है। अब यहां पर लिखा है एंड, ये रहा एंड इंक्लूड्स, यानी कि क्या क्या इंक्लूड करता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है। LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट यानी कि ये 2008 वाला। LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर अगर कोई LLP बनी है, जिसको हम आगे देखेंगे फॉरेन LLP कहेंगे, वो LLP भी हम लोग यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे, यानी कि एक कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। एक LLP जो LLP एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड हुई है उसको भी हम LLP मानेंगे। एक LLP जो फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड हुई है उसको भी हम LLP मानेंगे। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। तो अगर मोटा मोटी तौर पर हम बात करें तो हम 4 चीजों को बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। क्या क्या मानेंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में डिफाइन कर रखी है। दूसरा LLP जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में। तीसरा LLP जो कि बाहर इनकॉर्पोरेट, बाहर मतलब इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। चौथा और लास्ट जो है, कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है जिसको हम फॉरेन कंपनी कहते हैं, उस कंपनी को भी हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। चारों चीजें क्लियर हो गई है कि बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंक्लूड होगा। ये 4 चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड होगी, और क्या नहीं होगा हम उसकी बात करते हैं। एनी कॉर्पोरेशन सोल, कॉर्पोरेशन सोल है अगर कोई, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर टाइम फॉर बीइंग, मतलब जैसे जैसे लॉ बनता है वैसे वैसे में अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो हम उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट कंपनी एंड LLP अंडर दिस एक्ट, यानी कि कंपनी और LLP को छोड़कर notified by central government in official गजट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गजट में। अगर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं
बिजनेस की, तो बिजनेस क्या होगा, सेक्शन 2E में दे रखा है। ये सारे सेक्शंस एलएलपी एक्ट की बात कर रहा हूं। इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। बहुत टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं, ट्रेड हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, सर्विस हो गया, कोई भी प्रोफेशन हो गया, ये सारी चीजें इसमें आएगी आपके बिजनेस में। डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि एक कंपनी में डायरेक्टर होता है, उसी तरह से एक पार्टनरशिप एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है जो सब्सक्राइब करता है और जो है सब्सक्रिप्शन लेता है, और जो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेता है, और सारी अगर हम लोकल बात शब्दों में बात करें तो सारी चीजें उसके अंडर में होती है, जिसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच पर्सुएंट टू सेक्शन 7। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी एलएलपी बनानी है तो उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना जरूरी है। जिस तरह से कंपनी बनानी है उसमें डायरेक्टर का होना जरूरी है, उसी तरह से अगर हमें एलएलपी बनानी है तो उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना जरूरी है, जिसकी जवाबदारी रहती है, अगर हम बात करें ऐसे तो जिसकी जवाबदारी रहती है, और सब लोग उसी को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि सबका लेवल इक्वल होता है, लेकिन हाँ, एक को सुप्रीम बनाना है तो उसलिए हम लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करते हैं यहाँ पर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना भी जरूरी है। एंटिटी की बात करें तो सेक्शन 2K में एंटिटी दे रखा है। एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट and includes for the purpose of section 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 a firm set up under इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर हो गई? यानी कि अगर हम इन सब सेक्शंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एक पार्टनरशिप अगर इन सेक्शंस में अगर लागू हो रही है तो उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। बात आती है फॉरेन एलएलपी। मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसी एलएलपी जो कि फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई है। दिखाऊं एक बार आपको ऊपर करके, ये देखिए, हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर अगर कोई एलएलपी बनी है तो हम उसको फॉरेन एलएलपी कहते हैं। फिर से ले जाता हूं आपको, ये आ गया आपका फॉरेन एलएलपी। देखना बहुत इजी चीज लिख रखी है। इट मींस एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विद एस्टैब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यानी कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड होनी चाहिए। आउटसाइड मतलब इंडिया के बाहर की कोई भी कंट्री है, अगर उसमें इनकॉर्पोरेटेड है वो और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो हम उसको फॉरेन एलएलपी कहते हैं। और ऊपर वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको बॉडी कॉर्पोरेट में भी शामिल करते हैं। एलएलपी सेक्शन 2N, जो सबसे पहली डेफिनेशन थी एलएलपी की, जनरल डेफिनेशन थी, जनरल ऑब्जर्वेशन पे थी, ये सेक्शन में है। तो कौन से सेक्शन में डेफिनेशन दे रखी है? 2N में डेफिनेशन दे रखी है। तो अगर मैं लिखकर बताऊं आप लोगों को तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज पर सेक्शन 2N ऑफ, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी मीन्स, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, ऐसी पार्टनरशिप जो कि बनी और रजिस्टर्ड दोनों इसी एक्ट के अंतर्गत हुई है, तो ऐसे को हम लोग एलएलपी बोलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमें एक एलएलपी बनानी है तो उसके लिए हमें एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। बिना एग्रीमेंट के एलएलपी नहीं बन सकती, तो एलएलपी के लिए एग्रीमेंट भी बनाना होगा। एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है वो देखते हैं एक बार। इट मींस एन रिटर्न एग्रीमेंट, फिक्स हो गया है, लिखा है शब्दों में, मतलब डन है, रिटर्न में होना चाहिए, ओरल नहीं चलेगा। बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए तो इजी रहेगा पढ़ना। बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, यानी कि एलएलपी के जो भी पार्टनर्स हैं, और बिटवीन एलएलपी एंड इट पार्टनर्स विच डिटरमाइंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू दैट एलएलपी। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का मतलब से, यहां दिखाता हूं आप लोगों को एक ड्राइंग बना के। से ये एक पार्टनर है, ये दूसरा पार्टनर है, ये इनकी एलएलपी है, ठीक है। इन दोनों के आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे?
इन दोनों की फर्म के लिए क्या रहेगा और फर्म का इन दोनों के लिए क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेगा। ये सारी चीजें, ये राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं, ये सारी चीजें कहाँ होनी चाहिए, एग्रीमेंट में होनी चाहिए। और ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए। क्लियर हो गई। ये सारी बातें कहां लिख रखी है, ये सारी बात 2O सेक्शन ऑफ LLP एक्ट 2008 में दे रखा है। क्लियर हो गई आप लोगों को, सिनारियो समझ में आ रहा है ना, कितना इजी गोइंग में हो जा रहा है आपका। अब बात करते हैं हम पार्टनर्स। पार्टनर सेक्शन 2Q में दे रखा है पार्टनर की डेफिनेशन। पार्टनर इन रिलेशन टू LLP, हम बात कर रहे हैं इन रिलेशन टू LLP, नॉट इन रिलेशन टू पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप वो वाली 1932 वाली, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम LLP की बात कर रहे हैं। मींस एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन LLP इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट। यानी कि अगर हमें किसी को पार्टनर बनाना है तो पहले हमें एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सपोज करते हैं ये X है और ये Y है और ये Z है। ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी पार्टनर हैं एक LLP में, समझ रहे हैं आप। अब अगर इसको इस LLP में ऐड करना है, एक पार्टनर बनाना है, तो इन लोगों के बीच में पहले एक एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनर बनता है तो वो पार्टनर है, नॉर्मल सी बात है। अब पार्टनर कौन कौन हो सकता है हम बात करते हैं यहां पर। सेक्शन 5 बताता है कि कौन कौन पार्टनर हो सकता है। यहां पर देखिएगा, कुछ लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये LLP है, इस LLP में पार्टनर्स तो होने जरूरी है। ठीक है, अब पार्टनर्स कौन हो सकता है, हु कैन बी अ पार्टनर। एक पार्टनरशिप में, एक LLP में पार्टनर कौन हो सकता है। तो पार्टनर कौन कौन हो सकता है इसमें, एक तो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, दूसरा इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। शायद यहां जगह मिलेगी मुझे थोड़ी सी। यानी कि एक तो बॉडी कॉर्पोरेट और एक इंडिविजुअल, ये दोनों लोग एक पार्टनरशिप में, एक LLP में पार्टनर हो सकते हैं। और पार्टनर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। एग्रीमेंट बनने के बाद ही वो पार्टनरशिप में आ सकते हैं। और जब भी मैं पार्टनरशिप बोलूं तो समझ जाइएगा मैं LLP की बात कर रहा हूं। तो LLP में अगर किसी को पार्टनर बनाना है तो पहले तो हमें एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, उस एग्रीमेंट के माध्यम से ही वो पार्टनर बन सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है पार्टनर कौन बन सकता है। तो पार्टनर बन सकते हैं एक तो बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई भी इंडिविजुअल। बॉडी कॉर्पोरेट कौन हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हमने पहले ही समझा दिया आप लोगों को ऊपर वाली डेफिनेशंस में। कोई भी कंपनी हो गई जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, LLP हो गई, फॉरेन LLP हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई, ये सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स कहलाती हैं। इंडिविजुअल्स की बात करें तो आप और मैं, हम लोग भी पार्टनर बन सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग तो पार्टनर बन ही सकते हैं। तो इसमें भी एक कंडीशन है, एक तो साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, यानी कि पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट पर्सन होना चाहिए, या फिर ऐसा पर्सन नहीं जिसकी एप्लीकेशन, जैसे एक्स पर्सन है उसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है फॉर द इंसॉल्वेंसी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तो ऐसा पर्सन भी LLP में पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनर कौन बन सकता है, एक साउंड माइंड का पर्सन जो इंसॉल्वेंट नहीं है और जिसकी एप्लीकेशन भी पेंडिंग नहीं है अभी तक कोर्ट में, ऐसे लोग पार्टनर बन सकते हैं। आप और मैं, हम लोग पार्टनर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी सारी डेफिनेशंस। आई होप कि मैंने आपके देख सकते हैं आप लोग कि जितना भी आप लोगों की मॉड्यूल में जितनी भी डेफिनेशन है या जितनी भी आपके सिलेबस में है वो सारी मैंने कवर अप कर ली है। और आई थिंक कि आप लोगों को इजीली समझ में आया है। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी डेफिनेशन में कोई भी तरह का डाउट हो अगर आप लोगों को, तो आप एक तो डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कमेंट में लिख सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी डाउट क्लियर अपना करवा सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस हो गई, और पार्टनर कौन बन सकता है ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन ये क्लास आज हम यहीं खत्म करते हैं।
अब हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ फिर से मिलूंगा मैं, और हम फर्दर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर इसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे। बहुत बड़ा है अभी तो धीरे धीरे हम इसको सारा कुछ क्लियर करेंगे। हाँ, आप लोग अच्छे से अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। नोट्स आप लोगों को अगर चाहिए, जो नोट्स मैं पढ़ा रहा था, अगर वो नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप लोगों तक डिलीवरी करवाने की कोशिश करूंगा। और बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स तक रीच जो है वो हो जाए, सब तक वीडियो जो है सर्कुलेट हो जाए, और इजीली सब लोग अपना स्टडी जो है, अध्ययन जो है वो कर पाए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे अहेड।